आज हम खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास कब और कैसे हुआ, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आजकल जिसे हिंदी कहा जाता है वह खड़ी बोली का विकसित रूप है। खड़ी बोली का यह नाम क्यों पड़ा, इस विषय में मतभेद है। मुख्यतः 3 मतभेद हैं। यह खरी बोली है, खरी बोली से बिगड़कर इसका नाम खड़ी बोली पड़ गया। और दूसरा है, ब्रज भाषा की तुलना में कर्कश होने के कारण इसे खड़ी बोली कहा जाने लगा। तीसरा है, मेरठ के आसपास की पड़ी बोली को खड़ी बोली मानकर लश्करों में प्रयोग किया गया, इसलिए इसे खड़ी बोली कहा गया। यद्यपि इसके वर्तमान मानक स्वरूप का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ है, परंतु इसका आरंभ रूप 10वीं शताब्दी में ही दिखाई देने लगा था। 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में पहेलियां रचकर साहित्य लेखन का भी श्रीगणेश कर दिया था। 14वीं शताब्दी में सबसे पहले अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग करना आरंभ किया और उसमें बहुत कुछ कविता की जो सरल तथा सरस होने के कारण शीघ्र ही प्रचलित हो गई। अतः अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जन्मदाता माना जा सकता है। नव्य भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के साथ ही हिंदी का आरंभ माना जा सकता है। 14वीं शताब्दी तक अपभ्रंश और अवहट्ट भाषाओं की निरंतर प्रधानता रही। फिर भी तत्कालीन साहित्यिक भाषा में लोक भाषाओं के प्रयोग अवश्य मिल जाते हैं। शिलालेखों और ताम्रपत्रों में, सिद्धों और नाथों की बानियों में, जैन कवियों की रचनाओं में, राजस्थान के वात और ख्यातों में, चारणों के चरित काव्यों में, स्वयंभूदेव, अब्दुल रहमान और विद्यापति आदि कवियों के काव्य में खड़ी बोली के नमूने प्राप्त होते हैं। इस खड़ी बोली में कई तरह के सम्मिश्रण हैं। ऐसे ही सम्मिश्रण खड़ी बोली का प्रयोग नामदेव, त्रिलोचन, सधना, कबीर आदि के सद्दुक्कड़ी भाषा में हुआ है। शुद्ध खड़ी बोली या हिंदवी बोली के पुराने नमूने सरफुद्दीन, अमीर खुसरो और बंदा निवाज गैलुदराज की रचनाओं में मिलते हैं। दक्षिण के कवियों में गद्यकारों ने खड़ी बोली में लिखा। महाराष्ट्र के कई संतों ने खड़ी बोली हिंदी को अपने प्रचार का माध्यम चुना। समर्थ गुरु रामदास और उनके शिष्य देवदास तथा शिष्य दयाबाई की अनेक रचनाएं खड़ी बोली हिंदी में उपलब्ध हैं। उत्तर भारत में गंग, भट्ट, जटमल, प्राणनाथ आदि लेखकों ने इसको अपनी कृतियों का माध्यम बनाया, किंतु कोई परंपरा नहीं बनी। खड़ी बोली प्रदेश में कोई सांस्कृतिक या धार्मिक केंद्र न होने के कारण और राजधानी के कुछ काल के लिए आगरा बदल जाने के कारण खड़ी बोली साहित्य की धारा क्षीण हो गई और फिर लुप्त ही हो गई। 18वीं शती के अंत तक ब्रज भाषा राज करती रही। इसके पश्चात खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा की स्वतंत्र परंपरा 19वीं शताब्दी में विकसित हुई। इसे खड़ी बोली का पुनरुत्थान भी कह सकते हैं। खड़ी बोली के पुनरुत्थान के कई कारण थे जो निम्न हैं। यहाँ पे ब्रज भाषा युग समाप्त हो रहा था। काव्य में इसका प्रयोग चलता तो रहा, परंतु उसमें कोई जान न रह गई थी। प्राय कवि ब्रजमंडल के बाहर के थे। चलती भाषा से इनका कोई संपर्क नहीं था। इनकी भाषा में क्षेत्रीय शब्द, क्रिया रूप और वाक्य योजना अन्य बोलियों से लिए गए थे। ब्रज भाषा हास्योन्मुख हुई थी। ब्रज भाषा का अभिव्यक्ति क्षेत्र अत्यंत सीमित और संकुचित था। श्रृंगार ही श्रृंगार के कोमल और मधुर भाव थे। ब्रज भाषा में गद्य साहित्य की बहुत कमी रही। इसी समय खड़ी बोली की उर्दू शैली में और दक्षिणी हिंदी में काफी गद्य रचनाएं प्रकाश में आने लगी और खड़ी बोली को अवसर मिल गया। प्रिंटिंग प्रेस स्थापना ने गद्य साहित्य को पनपने में उत्साहित किया। खड़ी बोली हिंदी बड़े वेग और व्यापक ढंग से बढ़ चली। यह काल अंग्रेजों का काल था और उन्होंने खड़ी बोली को ही प्रोत्साहित किया। नवागंतुक प्रशासकों को हिंदी की शिक्षा देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, जिसके प्रिंसिपल जॉन गिलक्रिस्ट ने थे। उनका मानना था कि खड़ी बोली भारत में समझे जाने वाली भाषा है। खड़ी बोली के उत्थान में मिशनरियों का योगदान भी रहा है। इससे बाइबल का प्रचार करने के लिए उनका अनुदित हिंदी में रूप उपलब्ध कराया गया।
इससे प्रचारकों की प्रतिक्रिया में भारत जनता की चेतना को जगाने और उनमें उत्साह भरने के लिए आर्य समाज प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज प्रवर्तक राजा राम मोहन राय और हिंदू धर्म समाज प्रवर्तक श्रद्धाराम फिलौरी की स्थापना हुई, जिन्होंने अपना अपना प्रचारात्मक साहित्य खड़ी बोली में प्रसारित किया। स्कूलों की जो तरह तरह की पुस्तकें लिखी गई वो खड़ी बोली में लिखी गई। खड़ी बोली के साहित्यिक विकास की दिशा 19वीं शती के दो खंडों में देखी जा सकती है, पूर्व हरिश्चंद्र काल और हरिश्चंद्र काल में। पूर्व हरिश्चंद्र युग 1799 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई। इसके आचार्य जॉन गिलक्रिस्ट ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए उन्होंने एक व्याकरण और शब्दकोश का निर्माण किया। वे इस भाषा को हिंदुस्तानी कहना ज़्यादा उचित समझते थे। उनकी हिंदी लिखी तो जाती थी देवनागरी और अक्षरों में, परंतु उसमें उर्दू के प्रयोग बहुलता में किए जाते थे। गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में अनेक अनुवाद और मौलिक रचनाएं प्रकाश में आईं। इस कार्य में उनके 4 सहायक थे, मुंशी इंसाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदर मिश्र और सदा सुखलाल। इनके योगदान का मूल्यांकन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी संक्षिप्त विवरण निम्न रूप से दे सकते हैं। इंसाअल्लाह खां, इनकी रचना रानी केतकी की कहानी ठेठ बोलचाल की भाषा में लिखी गई। उन्होंने ध्यान रखा कि हिंदी को छूट किसी बाहर की बोली का पुट न मिले। वास्तव में इंसाअल्लाह खां ने हिंदुस्तानी रूप की स्थापना करनी चाहिए। लल्लू लाल, इनकी 14 रचनाएं बताई जाती हैं, उनमें कुछ अनुवाद है। प्रेम सागर उनकी प्रसिद्ध कृति है। इनकी रचनाओं में गद्य के पदबंधों में लयात्मकता और तुकबंदी, अलंकारों, लोकोक्तियों और मुहावरों से भाषा का श्रृंगार, नाना बोलियों का सम्मिश्रण और दक्षिणी हिंदी का प्रयोग दिखाई देता है। उन्होंने प्रायः विदेशी शब्दों का बहिष्कार किया। कुल मिलाकर लल्लू लाल की भाषा खड़ी बोली मिश्रित थी। सदल मिश्र, उनकी 3 कृतियां मशहूर हुईं, नासिकेतोपाख्यान, अध्यात्म रामायण और रामचरित। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उनकी शैली अपने ढंग की थी। वे बिहार के रहने वाले थे, इसलिए उनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग ज़्यादा थी। कुछ पदों में ऐसा लगता है कि मानो लेखक खड़ी बोली के प्रयोगों को सिखा रहा हो। सदा सुखलाल, वे दिल्ली के रहने वाले कायस्थ परिवार से और उर्दू के एक अच्छे लेखक और कवि थे। उन्होंने खड़ी बोली के उस रूप को अपनाया जिसमें पंडिताऊपन और पूर्वी पश्चिम की बोलियों का सम्मिश्रण था। फिर भी अन्य लेखकों की तुलना में उनकी भाषा मानक हिंदी के अधिक निकट मानी जाती है। उनकी प्रसिद्ध रचना सुख सागर थी। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज के इन 4 लेखकों ने खड़ी बोली के साहित्यिक क्षेत्र का विस्तार अवश्य किया, किंतु वे भाषा का कोई व्यवहारिक स्वरूप उपस्थित नहीं कर सके। साहित्यिक रूप में खड़ी बोली के विकास में पत्र पत्रिकाओं का योगदान भी महत्वपूर्ण है। भारतेंदु पूर्व काल में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगा था। हिंदी का सबसे पहला पत्र उद्दंत मार्तंड 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, लेकिन थोड़े समय बाद लुप्त हो गया। 1826 में कलकत्ता से बंगदूत निकला, जिसे सरकार ने 1829 में बंद कर दिया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का बनारस अखबार 1844 में छपने लगा। इसकी भाषा हिंदुस्तानी थी। इसकी उर्दू शैली के विरोध में सुधार प्रकाश में आया। 1854 में कलकत्ता में समाचार सुधा वर्षन नामक दैनिक पत्र प्रकाशित हुआ। पंजाब से नवीन चंद्र राय ने ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका निकाली। इन पत्रिकाओं ने खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके भाषा का ठेठ, प्रचलित और मिश्रित रूप ही चलता रहा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का आरंभ, 19वीं शताब्दी के 50 वर्ष बीतने के बाद राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह ने स्वतंत्र रूप से 2 नए शैलियों का विकास किया। राजा शिव प्रसाद सिंह की भाषा में पहले तो हिंदीपन ही अधिक था, परंतु जब वे शिक्षा विभाग के अधिकारी हुए, चाहे जिस कारण से ही, धीरे धीरे उनकी भाषा में उर्दूपन बढ़ता गया। उनके द्वारा लिखी गई कई पुस्तकों में खड़ी बोली का प्रवेश हुआ और बच्चों को शुद्ध भाषा सिखाने की चिंता में हिंदी का स्वरूप निखरा। ईसाई मिशनरी अपना धर्म प्रचार जनता की भाषाओं में कर रहे थे।
उन्होंने देख लिया कि इसके लिए उत्तर भारत में न तो ब्रजभाषा से काम चलेगा न उर्दू से। उन्होंने सरल खड़ी बोली को अपना माध्यम बनाया। उन्होंने जनता में नए संस्कार भरने के लिए शिक्षा और पुस्तक प्रकाशन की योजनाएं बनाई। पाठ्य पुस्तकों के अलावा इन्होंने धर्म संबंधी तथा समाज सुधार संबंधी अनेक छोटी बड़ी पुस्तकें छपवाकर जनता में वितरित की। सन 1826 ईस्वी में धर्म पुस्तक नाम से ओल्ड टेस्टामेंट खड़ी बोली में अनुवाद प्रकाशित हुआ। हरिश्चंद्र युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन के प्रकाशन के साथ खड़ी बोली का व्यवहारिक रूप लेकर आए। उन्होंने कई नाटक, कहानियां, निबंध आदि की रचना की। नाटकों में सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, नीलदेवी, भारत दुर्दशा, प्रेम योगिनी, विसस्य विश्वसुधम, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति आदि अनेक मौलिक और अनुदित हैं। इनमें पद्य की भाषा तो ब्रज है और गद्य में ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली है, जो धीरे धीरे व्यवहारिक खड़ी बोली बनती गई। खड़ी बोली के विकास में उनका वास्तविक योगदान हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधिनी पत्रिकाओं के निबंधों में मिलता है। इन सब में गद्य की भाषा खड़ी बोली ही रही है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में जो क्रमिक विकास हुआ वह स्वतंत्रता से पहले भारतेंदु के समय में हुआ।